नमस्कार दोस्तों, तारीख थी 26 फरवरी 2022 जब यूक्रेन पर रूसी हमले शुरू हो चुके थे और यूक्रेन का इंटरनेट सिस्टम पूरी तरह से तबाह हो चुका था। तब कुछ ही घंटों में एलन मस्क ने यूक्रेन में स्टारलिंक इंटरनेट सर्विस एक्टिव कर दी और जिसकी मदद से यूक्रेन ने रशिया को बहुत नुकसान पहुंचाया। आज मस्क की इस मदद के करीब 7 महीने बाद यूक्रेन के राजदूत एंड्रिज मेल्निक ने ट्वीट पर लिखा, एलन मस्क तुम भाड़ में जाओ। यूक्रेन के राष्ट्रपति ने भी मस्क पर रूस की तरफदारी के आरोप लगा दिए। अब आप पूछोगे ऐसा क्यों हुआ? तो इसका कारण है एलन मस्क का वो पीस ट्वीट जिसमें उन्होंने युद्ध खत्म करने के लिए 4 पॉइंट्स बताए जिससे रशिया यूक्रेन युद्ध समाप्त हो सके। जिसमें उन्होंने कहा, यूक्रेन के कब्जे वाले वो हिस्से जहां रूस ने कब्जा कर लिया है वहां संयुक्त राष्ट्र की देखरेख में दोबारा चुनाव कराए जाएं और अगर लोग चाहते हैं तो रूस को छोड़कर चले जाएं। क्रीमिया रूस का आधिकारिक हिस्सा है जो साल 1783 से रहा है। क्रीमिया में पानी की सप्लाई सुनिश्चित की जाए, यूक्रेन निष्पक्ष बना रहे। बस फिर क्या था, एलन मस्क पर रूस की तरफदारी के आरोप लगने शुरू हो गए। यूक्रेन के राष्ट्रपति जहां जेलेंस्की ने भी एलन मस्क के ट्वीट का विरोध किया, वहीं जर्मनी में मौजूद यूक्रेन के राजदूत ने तो हद ही कर दी। उसने 2 कदम आगे बढ़ते हुए लिखा, मेरा मस्क के लिए एक बेहद डिप्लोमेटिक जवाब है, भाड़ में जाओ। वहीं हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की के साथ टेलीफोन पर बातचीत की। इस दौरान उन्होंने यूक्रेन के राष्ट्रपति से संघर्ष विराम पर चर्चा की और इस बात पर जोर दिया कि यूक्रेन संकट का कोई सैन्य समाधान नहीं हो सकता, केवल कूटनीति के जरिए ही इसका समाधान निकाला जा सकता है। मोदी जी ने कहा कि परमाणु संयंत्रों पर किसी भी तरह के खतरों से सार्वजनिक स्वास्थ्य और पर्यावरण के लिए दूरगामी और विनाशकारी परिणाम हो सकते हैं और कहा कि भारत शांति के प्रयासों में अपना योगदान देने को तैयार है। वहीं राष्ट्रपति जेलेंस्की ने यूक्रेन का समर्थन करने के लिए पीएम मोदी को धन्यवाद कहा, लेकिन यह भी कहा कि मौजूदा स्थिति में वह रूसी सरकार से बातचीत नहीं करेंगे। जेलेंस्की ने रूस द्वारा परमाणु हमलों की धमकी को लेकर कहा कि यह यूक्रेन ही नहीं पूरी दुनिया के लिए खतरा है। वहीं दूसरी ओर रूसी राष्ट्रपति पुतिन लगातार परमाणु हमले की तक की धमकी दे चुके हैं। माना जा रहा है कि अब रूस एक परमाणु परीक्षण की तैयारी कर रहा है। एक वीडियो सामने आया जिसमें मालगाड़ी पर सेना के ट्रक लदे हैं और कहा जा रहा है कि इसमें न्यूक्लियर टेस्ट को अंजाम देने वाली चीज़ें हैं और पश्चिम देशों को संदेश देने के लिए पुतिन एक न्यूक्लियर टेस्ट की तैयारी कर रहे हैं और ट्रकों में न्यूक्लियर कार्यक्रम से जुड़े सामान भरकर यूक्रेन की सीमा की तरफ भेज रहे हैं। वहीं नाटो ने अपने सदस्यों और सहयोगियों को एक खुफिया रिपोर्ट भेजी जिसमें आशंका जताई गई कि रूस काला सागर में अपने परमाणु सक्षम टॉर्पीडो ड्रोन पोसाइडन का परीक्षण कर सकता है। आपको बता दूं कि पोसाइडन वो सर्वनाश का हथियार है जिसे पनडुब्बी से भी लॉन्च किया जा सकता है। पेंटागन के अधिकारियों ने कहना है कि अमेरिका इस बात पर विचार कर रहा है कि अगर रूस टेक्निकल परमाणु हथियार चला देता है तो आखिर इसका जवाब कैसे देना है। उधर राष्ट्रपति पुतिन द्वारा 21 सितंबर को एक लामबंदी अभियान की घोषणा की गई थी जिसके द्वारा 2 लाख से अधिक लोगों को रूसी सेना में भर्ती कर लिया गया है। हालांकि कुछ ऐसी भी खबरें सामने आई थी जिसमें दावा किया गया था कि विरोध में कई रूसी नागरिक वहां से भाग रहे हैं। हजारों की संख्या में रूसी नौजवान देश छोड़कर दूसरे देशों में शरण लेने को मजबूर हो रहे हैं। वहीं एक तरफ चीन, ताइवान, जापान, नॉर्थ कोरिया, उत्तर कोरिया आपस में बहुत गर्मा गर्मी बनी हुई है। पता नहीं किसकी गलती से कहां पर जंग छिड़ जाए। दूसरी तरफ यूक्रेन और रशिया युद्ध की वजह से पूरे यूरोप में एनर्जी क्राइसिस है। सर्दियां आने की वजह से महंगाई और बढ़ जाएगी, लेकिन अगर इसमें किसी एक को फ़ायदा हो रहा है वो है अमेरिका, क्योंकि उसकी कंपनियों के धड़ल्ले से हथियार बिक रहे हैं। सारे देश, चाहे वो नाटो देश हो या यूक्रेन हो या जापान, ताइवान, दक्षिण कोरिया, ये सब के सब अपनी सुरक्षा के लिए अमेरिका के हथियार खरीद रहे हैं। अमेरिका अपनी तो झोलियां डॉलरों से भर रहा है। लेकिन दोस्तों, इस पचड़े के बीच आप भारत को किस जगह पर देखते हो और इस पूरे गर्मा गर्मी के माहौल में किसको जिम्मेदार मानते हो? अपने विचार कमेंट्स में ज़रूर बताना और इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना।